हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में मैथ्स का जो डीओई की तरफ से मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर इशू किया गया है ना, उसी को यहाँ पे करवाने जा रहा हूँ। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ध्यान से देखिएगा। एक बात आपको बता दूँ, सेम पेपर का पैटर्न ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि डीओई ने इशू किया है, ऐसे आपका पेपर का पैटर्न रहेगा। और जो बोर्ड में आप एग्जाम देंगे ना, जो फॉल टर्म में देंगे, अभी तो मिड टर्म में इसमें चैप्टर बहुत कम ही आ रहे हैं, तो फॉन्ट में पेपर का पैटर्न ऐसे रहने वाला है। हाँ, ये पेपर जो है ना, बेसिक वाले स्टैंडर्ड वाले वो दोनों के लिए कॉमन दिया डीओ ने, लेकिन आपका जो पेपर होगा ना अभी, उसमें बेसिक वालों का अलग क्वेश्चन पेपर आएगा और स्टैंडर्ड वालों का अलग आएगा। ठीक है, इसमें ना एवरेज क्वेश्चन दे रखे हैं, ज्यादा ना तो इसमें टफ है ना ज्यादा इजी है। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि डायमीटर जो एक सर्कल की जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, हिंदी में पढ़ सकते हैं, वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये कह रहा है उस डायमीटर का एक एंड इतना है और दूसरा एंड एक्स एक्सिस है। ठीक है, जो व्यास है ना उसका एक एंड ये है, दूसरा एक्स एक्सिस है। देखो ये ना सर्कल है यानी कि वृत्त, तो ये डायमीटर यानी कि व्यास, इसका एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये है। आपको पता होना चाहिए एक्स एक्सिस का मतलब एक्स कोमा जीरो होता है, वाई एक्सिस का मतलब 0,y होता है। तो हमें ये पूरी लेंथ दे रखी है इसकी 6, और हमें ए कितना दे रखा है, ए हमें दे रखा है यहाँ पर आप देखेंगे -4,0 दे रखा है। और भी देखो जिनको आता है ना, क्योंकि ये तो रिवीजन के तौर पे है, आप खुद भी करते चले जाइएगा और आंसर मैच करना। ठीक है, और बता भी सकते हैं कमेंट करके कि सर हमने पहले कर दिया तो ये आंसर होगा। ठीक है, ठीक है ना। चलो, इससे ये होगा कि आप मुझसे जुड़े हुए लगेंगे, मुझे ऐसा लगेगा। तो देखो अब हमें यहाँ निकालना है कि एक्स एक्सिस इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर। तो एक्स एक्सिस है तो एक्स को 0 हो गया। हमें ये लेंथ दे रखी है, और जब भी लेंथ दे रखी होती है तो वहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। कई बच्चे यहाँ पे सोच सकते हैं कि मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि बुक में ऐसे क्वेश्चन मध्य बिंदु सूत्र वाला मिड पॉइंट वाला दे रखा है ना। तो कैसे करेंगे सॉल्व, फटाफट देखो। जो हमें लेंथ दे रखी है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 - x1। देखो ये ना एक नंबर का क्वेश्चन है, हो सके तो माइंड में सॉल्व करो, नहीं तो फिर तो करना ही पड़ेगा प्रैक्टिस करने। तो ये दूरी का सूत्र है, डिस्टेंस फॉर्मूला है। ए भी हमें 6 दे रखा है। ठीक है, x2 कितना है, x देखो यहाँ लिख लो, x1 है, ये y1 है। पर एक बात सुन लो, अगर आप ऐसे लिख रहे हो ना तो आप अपना टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए पहले वाले x1 y1 होते हैं, दूसरे वाले x2 y2 होते हैं। आप बिना फॉर्मूले के फटाफट सॉल्व करो, क्योंकि आपको एक नंबर के आंसर में सिर्फ टिक करना है। ठीक है, समझ में आ गई। पर मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। एक्स बाद वाले का साइन चेंज, बाद वाले का साइन इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि यह माइनस लगा है। ठीक है, y2 कितना है 0, यहाँ पे माइनस लगा तो 0 प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, बाद वाले का साइन चेंज हो जाता है। ये रूट जाके स्क्वायर बना सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, पर हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि 0 में 0 का 0 ही होगा। यहाँ पे x + 4 की पावर 2 है, 2 से 1 कट जाएगा, तो 6 बराबर x + 4 आ गया, प्लस का 4 जाके माइनस का हो गया। x कितने का आ गया, यहाँ पर हमारा 2 आ गया। ठीक है, तो x 2 आ गया, तो b की वैल्यू कितनी निकल गई 2,0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, b आंसर आ गया। ठीक है, तो आप ये सारा का सारा जैसे रफ शीट में करेंगे, ऐसे लाइन डाल के आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का जो है आपने आंसर लिख देना b = 2,0। ठीक है, ये आंसर है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने बोला है, हिंदी में देख लो, पहले हिंदी में पढ़ देता हूँ। ये प्रायिकता दे रखी 11/24, कह रहा ना होने की क्या होगी। देखो जब होने की बोले और ना होने की पूछे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 24 में से 11 गए, कितने बचे, 13 बचे, नीचे 24 है, तो नीचे 24 ही रहेगा, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आपसे अगर बोला गया है कि होने की प्रोबेबिलिटी है तो ना होने की क्या होगी, एक में से घटाना होता है। जैसे सिंपल, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दो, ऊपर लिख दो, नीचे वाला सेम रहेगा। फॉर्मूला क्या है, देखो देखो ये फॉर्मूला होता है, होने और ना होने दोनों का टोटल 1 होता है। ठीक है, हमेशा ये फॉर्मूला रहेगा, कोई भी दिया होगा आप 1 के बराबर लिखेंगे,
यहाँ पे लिखे 11/24, 11/24। तो आपको ना होना निकालना है, इसको x मान लो, ठीक है। तो प्लस का जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, नीचे 1 लगा लो। तो एलसीएम लो, 24 एकम 24, 1 की 11 में करो 11, 24 एकम 24, तो कितना आ गया, 13/24 आ गया। अब मेरी बात सुनो, जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन है ना फ्रैक्शन में, तो ऊपर वाले में से घटा देना, ठीक है, सीधा लिख दोगे। समझ में आ गया, इसका आंसर क्या आ गया हमारा, डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है ये एक एपी चल रही है, इसका सारवंतर क्या होगा। देखो सारवंतर इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो डी का फॉर्मूला होता है A2 में से A1 घटा देंगे, तो दोनों सेम ही है, तो -1 -1 -1 -1 प्लस, तो 0 आ गया। जब सेम सेम होते हैं ना तो 0 ही आता है। आपने बुक में देखा होगा एक 2-2 वाला चल रहा था, यहाँ पर -1 -1 लिख दिया। क्वेश्चन चेंज होके आएगा, बेसिक वाले बच्चे भी सुन लें, ठीक है। बेसिक का मतलब है आपकी बुक से देंगे लेकिन अमाउंट चेंज कर देंगे, ठीक है। समझ आ रही, ये भी बुक का ही क्वेश्चन है, पता है कैसे, आपके बुक में पॉइंट वाला दे रखा था इस तरीके से। तो होने ना होने का निकालने के लिए एक में से तो घटाओगे हमेशा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन, अगर आपको वैल्यूज याद है, क्या याद है, वैल्यूज याद है, तो आप आराम से कर लोगे। कोट 45 की वैल्यू क्या होती है, देखो जो कोट 45 है ना उसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो 1 आधा आधा 1 हो गया, 1 को 1 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर A आ गया। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे आप लिखते रहोगे, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में कैसे करना है, रफ लाइन यहाँ पे डाल देना और यहाँ पे आंसर करते चले जाना, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। ये कह रहे ये और ये इससे समदूरस्थ है, तो एक्स और वाई का संबंध निकालिए। देखो ये 3 नंबर में देना चाहिए, क्योंकि कुछ मैंने कहा ना क्वेश्चन स्टैंडर्ड में जो है ना 1 नंबर में आते हैं, बेसिक में 3 नंबर में ही आएगा, ठीक है। तो बेसिक वाले जो बच्चे हैं वो 3 नंबर समझ के करें, स्टैंडर्ड वाले जो बच्चे हैं वो 1 नंबर समझ के से करें, ठीक है। इसने बोला एक्स वाई का आपको रिलेशन निकालना है, ठीक है। ये जो एक्स वाई है इन दोनों से इक्व डिस्टेंट है। अगर आपको फॉर्मूले पता है, देखो मैंने फॉर्मूले की वीडियो बहुत पहले बनाई थी, आप फॉर्मूला क्लास 10th ASC स्टार्टर लिखोगे ना, चैनल का नाम लिखोगे ASC स्टार्टर, तो आपको आराम से वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, इसमें मतलब ये दोनों से बराबर दूरी पर है, तो इस तरीके से बनाओगे, ये x है, ये y है, ये -4 है, ये -4 है, ये -2 है, ये 4 है। ये वाला पॉइंट इन दोनों से बराबर दूरी पर है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये P हो गया। तो कैसे सॉल्व करोगे, जब बराबर दूरी पे तो AP बराबर हो जाएगा PB पे, ये वाली जो लाइन है इस वाली लाइन के बराबर हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो x बाद वाले का साइन चेंज, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, x बाद वाले का साइन चेंज, इस फॉर्मूले को करो जैसे मैं करवा रहा हूँ। एक बात याद रखना, जब भी इक्वी डिस्टेंट लिखा आ जाए, इक्वी डिस्टेंट जब भी समदूरस्थ लिखा आ जाए, तो आपको क्या करना है, हमेशा दूरी का फॉर्मूला लगाना है। किसका लगाना है, दूरी का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो x बाद वाले का साइन चेंज, ऊपर लग गया स्क्वायर, प्लस y बाद वाले का साइन चेंज, ऊपर लग गया स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू x बाद वाले का साइन चेंज, ऊपर लग गया स्क्वायर, y बाद वाले का साइन चेंज, ऊपर लग गया स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे लगाओ रूट, और रूट से रूट काट दो फॉर्मेलिटी के लिए। 1 नंबर में तो हमें डायरेक्ट करना, लेकिन 3 नंबर के हिसाब से भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये रूट इससे मत काट देना, आमने सामने कटेंगे, बीच में प्लस है ना, तो ये कट नहीं सकता, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले वाले पे स्क्वायर, इस वाले को एक तरफ लिखना, पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, 2 लिख के दोनों एक साथ, फिर इसका करो, पहले वाले पे स्क्वायर, दूसरे वाले पे स्क्वायर, फिर 2 लिख के दोनों एक साथ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये इक्वल लगाओ ऐसे करके, पहले वाले पे स्क्वायर, दूसरे वाले पे स्क्वायर, फिर 2 लिख के दोनों एक साथ,
फिर इसका करो पहले वाले पे स्क्वायर, दूसरे वाले पे स्क्वायर, फिर माइनस लगाया तो माइनस लिखना पड़ेगा, 2 लिख के दोनों एक साथ, ठीक है। अब काट दो, ये इससे कट गया, और क्या कट रहा है, ये वाई स्क्वायर कट गया, 4 स्क्वायर कट गया, ठीक है। इक्वल है ना, तो आमने सामने सेम साइन होने चाहिए, ठीक है। ये क्यों नहीं कटे, ये प्लस का है माइनस का है। अब इधर क्या बचा, 16, 4 की पावर 2 है तो 4 को 4 से गुणा करनी है, 16, ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 वाई इजिकल टू 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 एक्स, ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 वाई, ठीक है। अब इन सबको उठा के इधर ले आओ, प्लस का 4 माइनस का हो गया, प्लस का 4 एक्स माइनस का हो गया, माइनस का 8 वाई प्लस का हो गया इजिकल टू में 0। अब देखो ये 8 एक्स है, ये 4 एक्स है, एक्स को एक्स से देखना है, 8 एक्स 4 एक्स गए, 4 एक्स बचे, 8 और 8 कितना हो गया, 16, ठीक है। सेम वेरिएबल को सेम करना है, ये 16 प्लस का है, 4 माइनस का है, तो 16 में से 4 के कितने बचे, यहाँ पर आप लिख दो कि मैंने वही सेम लिख देता हूँ, चलो अगले स्टेप में कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ना 4 ही लिख दिया था, 16 उतार दिया, पहले वेरिएबल वाले को कर दिया, अब ये सेम उतार दिया। अब इसको भी सॉल्व कर लो, 16 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे, 16 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे बच्चों, वेरी गुड, 12 बचेंगे, 4x 16y प्लस का 12, ठीक है। तो अब ये किससे कट रहा है, किससे कट रहा है, 4 से तीनों कट रहे हैं ना, अगर कटे तो काटोगे, ठीक है, डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड, बोथ साइड, तो 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो x बचेगा, 4 से 16 बचेगा, 4 तिया 12 बचेगा, और ये 0 को डिवाइड करेंगे 0 आएगा, ठीक है। देखिए इसका आंसर ये आ गया डी, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश में यहाँ पर देखिए x प्लस 4y प्लस 3, ठीक है, डी आंसर आ गया, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है 0 जो है ना, 0 यहाँ पर किसके इक्वल आएगा, देखो ये तो आप शॉर्ट में भी कर सकते हो, 27, 24, 21 चल रहा, टर्म निकालना कि कौन से नंबर पे 0 आएगा। अब जैसे बहुत छोटी रकम है, 1 नंबर का है, तो हम सीधा कर लेते हैं, 27 फिर 24 फिर 21, 3 घट रहे हैं, 18 फिर 15 फिर 12 फिर 9 फिर 6 फिर 3 फिर 0, तो 0 कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे आ रहा है, तो हम सीधा 10 वाले पे टिक कर देंगे, ठीक है। एक तरीके से ये हो गया, समझ में आ गई। ये कह रहा है समांतर श्रेणी में 0 जो है ना, 0 कौन से नंबर पे आएगा, आपको पद बताना था, पद, ठीक है। तो एक तरीके तो शॉर्टकट बता दिए अगर छोटा क्वेश्चन है तो, लेकिन बड़े तरीके से कैसे करोगे, पहले वाले को ए बोलते हैं, 27 है, ठीक है, तो डी कैसे निकालेंगे, 24 में से 27 जाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, ठीक है। और हमें शून्य दे रखा है, यानी कि लास्ट वाला पद क्या है, शून्य, तो हमें पता लगाना है 0 कौन से नंबर पे है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये चैप्टर सबसे आसान है, 3 ही फॉर्मूले हैं, तीनों को लगा के देख लो, जो सही लगेगा आंसर, जिसको एक्सपीरियंस करना है, जिसको एक्सपीरियंस है वो कर लेगा। ए एन 0 है तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस जो चीज दे रखी है उसी का फॉर्मूला लगाना है। ए कितना है, 27, एन कितना है हमें नहीं मालूम, डी कितना है माइनस का 3 इजिकल टू में 0, एन माइनस 1 माइनस का 3 प्लस का 27 है कि क्या हो जाएगा, माइनस का, देखो प्लस के 27 माइनस का हो जाएगा ना। अब माइनस के 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस का 3 एन, इधर जाके डिवाइड भी कर सकते थे, बहुत से तरीके हैं, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब प्लस का 3 जाके क्या हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल वाला वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट वाला कांस्टेंट के साथ करेंगे, तो 27 और 3 कितने हो गए, 30 हो गए। तो अब माइनस का 30 3 बटे में चला गया, तो एन कितना गया, माइनस माइनस कट गया, 3 दाम 30, एन 10 आ गया, देखो 10 से आ रहा ना, हमने शॉर्टकट में कर लिया था। तो कुछ क्वेश्चन जो है ना वो शॉर्टकट में हो जाते हैं, तो वो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे, ठीक है। अब इसने बोला कि
प्राइम फैक्टर बताओ इसका, इनमें से कौन है। तो आपको इसके एक तरह से एलसीएम जैसे करते हैं ना, वो करके देखना पड़ेगा कि, या इन सबको मल्टीप्लाई करके देख लो कि किसमें 536 आ रहा है। और अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि चारों को चेक करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम एक ही को कर लेते हैं, है ना। तो 536 है, वैसे क्वेश्चन गलत छप गया, ठीक है, मैं करा देता हूँ फिर भी। 7वां क्वेश्चन है, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 1 कैरी हो गया, ठीक है। हिंदी में मैं आपको बता दूं इसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। ये जो 536 है, देखना है कि इन सबको मल्टीप्लाई करने पे किसमें 536 आ रहा है, ठीक है। तो आप इसके प्राइम फैक्टर कर लो, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। अब ये 67 क्या प्राइम नंबर आ गया, तो ये इससे आएगा। अब देखो 67 है, तो यहाँ पर तो कोई और है ही नहीं, ठीक है ना। देखो कोई है यहाँ पर, ये किसी से भी नहीं जाएगा ना, 13 के बारे में आता है ना 7 के बारे में आता है, देख लो आप, चेक कर लो। तो ये आप अटैम्प्ट करके आते ना, लिख देना कि फैक्टराइजेशन जो है दे रखे हैं वो गलत दे रखे हैं इसके, ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8वां है। 8वें में इसने बोला कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि कुछ बच्चों ने भी इसकी कंप्रैक्टिस कर रखी है, तो बिल्कुल बेसिक तरीके से बता देता हूँ ताकि कोई क्वेश्चन ना कर लें। एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई, ठीक है। जैसे नाम लिखे ना एक्स जेड वाई, ऐसे लिखा है तो ऐसे लिखो, ऐसे इसका भी नाम वैसे लिखना। सी बी है, देखो एक्स पर ऊपर लिखा है तो सी भी ऊपर होना चाहिए, बी इधर लिखा है क्योंकि जेड इधर है, बी इधर है, तो इस चीज का ध्यान रखना होता है, इस चीज का ध्यान रखना होता है। अब एक्स जेड कह रहा 2 है, एक्स जेड कितना है 2, सी ए कितना 3, सी ए कितना 3, एक्स जेड कितना है 2, सी ए कितना 3। अब इसने पूछा क्या, इसने बोला एक्स तथा सी से उनकी सम्मुख भुजाओं पर खींचे गए संगत शीर्ष लंबों का अनुपात निकाले। आपको ये निकालना है एक्स से और ये से। तो देखो अगर मैंने लिखा है एक्स जेड, ठीक है, और इधर लिखा है मैंने सी ए, तो एक्स से जेड मैंने इस ट्रायंगल का लिया ना, तो मैं इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर शीर्षलंब लूंगा, ठीक है, क्या लूंगा, शीर्षलंब लूंगा इसी ट्रायंगल का, ठीक है। इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड, ठीक है। जो एक्स से लिया है ना, तो मैंने एक्स जेड ये लिया है, तो इसके सामने इसी ट्रायंगल का कौन है, इसका नाम हम रख देते हैं एम रख देते हैं, तो एक्स एम लेंगे, ठीक है। और ये हमने सी ए लिया है, तो इस ट्रायंगल का कौन है ये, इसका नाम हम रख देते हैं एन, तो ये हो गया सी एम। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 2/3 है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 2/3 हो जाएगी, बस 2/3 ही आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। वैसे मैं डायरेक्ट बता सकता था, ठीक है, लेकिन समझाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि भाई बता दो कि प्रोपोर्शनेट है ना, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, ये कह रहा है 52 पत्तों की एक अच्छी तरह से फैटी गई गड्डी है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि फेस कार्ड नहीं होगा। तो आपको मैंने एक पुरानी वीडियो में बता रखा है कि किस तरीके से बाउंड कार्ड वगैरह होते हैं, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो भी ले आऊँगा, ठीक है। अभी मैं आपको इसमें ब्रीफली बता दूं कि टोटल 52 कार्ड्स हैं, और जो फेस कार्ड होते हैं वो 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12 होते हैं। मैं आपको बता दूं, किंग, क्वीन और जैक, ये जो है ना 4 होते हैं, तीनों के तीनों फेस कार्ड होते हैं। तो इसने बोला है कि फेस कार्ड नहीं चलेगा, तो बाकी कितने कार्ड बचे, टोटल 52 है, और इसमें से 12 घटाएंगे बचेंगे 40, तो 40 को 52 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो 4 10 जा 40 और ये 13 आ गया, ठीक है, 4 1 जा 4 4 3 12, तो 10/13 आ गया, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसकी एक बार टेबल अच्छे से लर्न करोगे तभी इस पूरे क्वेश्चन को कर पाओगे, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अब इसने बोला है पी की वैल्यू निकालनी है अगर इसके कई हल है। 10th क्वेश्चन देखो, इन्होंने बोला है कि इसके कई मैंने सोल्यूशन है, ठीक है। और अगर आप कमेंट करके बताएंगे किस तरह के शॉर्टकट बता दो, तो मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। कमेंट जरूर करना प्लीज,
ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो 10th क्वेश्चन है, इन्होंने बोला कि मैंने सोल्यूशन इसके हैं, तो आपको पी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसमें ना 3 फॉर्मूले होते हैं, 3rd चैप्टर से है। अगर मैंने सोल्यूशन है तो A1 अपन में A2, B1 अपन में B2। पता है क्या, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पे चल लो ना तो आंसर कर लो, कि कोई बच्चों को आता है, बस ये नहीं पता कि क्वेश्चन कौन सा करना कैसे है। देखो ये A1 होता है, ये B1 होता है, C1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, या तो डायरेक्ट लिख लो, ठीक है। अगर डायरेक्ट नहीं लिखना तो आप इधर शीट पे लिख लो कि A1 A2 और B1 B2 C2 कौन है, ठीक है। तो देखो फटाफट हम लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, मैं तो समझा ही रहा हूँ। A1 कितना है 6, ठीक है। मैं ब्लैक पेन का यूज कर रहा हूँ, ब्लू से करेंगे एग्जाम में, ठीक है ना। A1 6 है, B1 माइनस का 3 है, और C1 हमारा 12 है। उसके बाद अगर हम A2 की बात करें तो 2 है, B2 हमारा कितना है P, और C2 जो है ना, देखो -4 को उधर ले जाओ तो प्लस का 4 होगा, क्योंकि देखो 12 इधर की तरफ है तो 4 को भी इधर का मानेंगे। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखोगे ना तो सही हो जाएगा। वैसे हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर P दे रखा है, इससे पता लगा लेंगे P की वैल्यू, फॉर्मूला में पता ही है। A1 कितना है 6/2 माइनस का 3/में P, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6P इज इक्वल टू में 3 दूनी 6, तो P कितने का आ गया माइनस का 6/6, तो कितना आ गया -1 आ गया। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका आंसर ये हमारा आ गया, ठीक है। तो 10 का हमारा ये आ गया। अब इन्होंने बोला कि वोवल को हमें चूज करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो पहले गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है, तो नीचे तो 15 आएगा। अब वोवल गिन लो कितने हैं, जल्दी बताओ इसमें वोवल कितने हैं। ठीक है, तो वोवल गिन लो कितने हैं, एक ई है, एक हो गया, ओ है 2 हो गए, 3 हो गए यू, ठीक है, फिर आई हो गए 4 5 6 और 7, तो ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, दोबारा गिन लो, 1 2 3 4, अगर कोई रिपीट होगा ना उसको भी काउंट करना है हमें, क्योंकि वोवल की बात कर रहा है, स्वर की बात कर रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/15 आंसर आ गया, इसका डी आंसर आ गया। क्लियर हो गया। ठीक है, जो इसी में हो रहा है मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है, और कमेंट करके ना बाद में जरूर बताना 20 में से कितने सही निकले आपके। ठीक है, मिड पॉइंट आपको पता लगाना है इसका। देखो मिड पॉइंट आ गया, हिंदी में बोलते हैं मध्य बिंदु, आपको पता लगाना है। ठीक है, इसका मध्य बिंदु आपको पता लगाना है। ठीक है, तो आप देखो ये 6 कोमा -3 है, और ये -14 कोमा 11 है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो इसका आपको क्या पता लगाना है, मिड पॉइंट पता लगाना है, मिड पॉइंट। तो ये पी है, तो मिड पॉइंट कैसे पता लगाएंगे, तो x1 प्लस x2/2, ये x होता है, ये y1 प्लस y2/2 होता है। तो x कितना है 6, और x2 कितना है 14/2। ठीक है ना, ये तो आपको पता ही होगा फॉर्मूला। ठीक है, तो 14 में से 6 का 8/2, तो x कितने का -4 आ गया। ठीक है, ऐसे ही ये तो कॉमा लगा दो, y कितना है, ये y होता है। देखो पहले 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 x होते हैं, बाद वाले y होते हैं। तो आप लिखना चाहते हो लिख लो, x1 y1 x2 y2 -3 प्लस 11/2। 11 में से 3 का 8/2, y कितना आ गया 4 आ गया। तो -4 किस में है, देख लो फटाफट, यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये रहा आंसर, डी आ गया। ठीक है, नहीं तो ना पता है इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, इतना करोगे तो 2 या 3 नंबर के लिए ठीक है, चलो भी दिखाना है। अब 1 नंबर का क्वेश्चन तो इसी में कर दो ना, 14 में से 6 गए 8, माइनस की रकम बड़ी है तो -4 आ गया, आधा कर दिया। 11 में से 3 गए 8, 8 का आधा कर दिया 4, सिंपल करो। पर ये ना अब हर प्रकार के बच्चे हैं, तो इसलिए मैं लिख लिख के समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन देखो, इन्होंने बोला ई निकालो। तो ऐसा क्वेश्चन ना बड़ा मजेदार होता है। एक बात ध्यान रखना, ये देखो यहाँ पर देखो मैंने सारी ना फोटो कॉपीज निकाल ली थी ताकि आपको अच्छे समझा सकूं, क्योंकि वैसे अगर मैं करवाता ना तो मुझे लग रहा था समझ नहीं आता बच्चों को। ठीक है, सही किया गलत बताना। BSc, फिर DEF,
डी ई एफ, चलो जानो तो इनमें क्या कमेंट करना है, समझो खाली है ना। तो बी ए सी है और डी ई एफ ही है, ठीक है। देखो एक बात सुनो, अगर मैंने बी ए सी ऐसे लिखा है तो डी ई एफ भी मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके बराबर होता है, क्योंकि ये सिमिलर है। सिमिलर में एंगल हमेशा बराबर होते हैं, याद रखना। एंगल हमेशा बराबर होते हैं, याद रखना। ए 45 का है, ठीक है, तो ये भी 45 का होगा। इसने पूछा क्या, ई पूछा है ना, तो ई तो मैं पता लगी गया, फिर मैं सारे कर देता हूँ। डी कितना है, 55। डी डी क्या है, 55। डी का है ये 55, तो ये 55 आ गया, ठीक है। अब आपको सर आप आगे क्यों कर रहे हैं, तो पता लग गया ना आंसर। रुको जरा रुको, ये ई है ना, ठीक है, हमने ई निकाल लिया। लेकिन एग्जाम में अगर हमसे सी पूछ ले या एफ पूछ ले तो फिर कैसे निकालोगे आप। एक ट्रायंगल का टोटल 180 होता है ना, तो 5 4 9 100 हो गया, ये 80 बचा, तो 80 आ जाता है अगर हमसे एफ पूछता तो, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 45 आ गया। तो ये हम इस पर टिक कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, जो मैं समझाना चाहता हूँ ना, देखो वो चीज समझो, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 क्वेश्चन देखो फटाफट। एक ना सर्वेक्षक है, ठीक है, सर्वेयर है, सर्वेयर जो सर्वे नहीं करते, तो वो एक बिल्डिंग है, मीनार है, पहले हिंदी में देख लो है ना, मैं दोनों में एक साथ नहीं बताता थोड़ा, क्योंकि जो क्वेश्चन जैसे होंगे ना, हिंदी वाले अलग बताने वाले वैसे बताऊंगा। एक सर्वेक्षक है, एक मीनार बीसी के आधार से 40 मीटर की दूरी पर खड़ा है। मीनार बीसी है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो है हमें बीसी दे रखा है, बी सी, यहां से कितनी दूरी पर है, 40 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए वह ए मापता है, इसे ए नाम दिया गया है। वो पता लगाना चाहते हैं एंगल ए कितने का होगा। वो कह रहा है अगर tan ए 3/4 है, तो देखो अरे कितना आसान है, हमें tan ए बता दिया ना, तो tan ए यानी कि यहाँ ए लिखा तो ये थीटा होगा, और tan लिखा तो फॉर्मूला का तो पी अपन में बी होता है, ठीक है, यानी कि लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है नहीं होता, ठीक है। तो हमें इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी, tan ए की कितनी दे रखी, tan ए की वैल्यू बताओ, 3/4 दे रखी, इसकी जगह 3/4 लिख देंगे। पी का नाम क्या है, पी, तो थीटा के सामने वाले को पी बोलते हैं और थीटा वाली लाइन को बेस बोलते हैं, ये याद रखना हमेशा। ये हमेशा एच होता है 90 के सामने वाला, थीटा के सामने वाले को पी कहते हैं। इतना एक याद कर लो, बाकी तीनों अपने आप याद रहेंगे। तो पी का नाम क्या है, बी सी, हिंदी वाले भी पी याद करें, ठीक है, और बी कितना है, सी है, ठीक है। अब 3/4 लिखा, ठीक है। अब बी सी कितना है हमें नहीं पता, और ये कितना है 40। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इतने में मैं इंग्लिश वालों को बता दूं। देखो इंग्लिश मीडियम, यहाँ पे ना एक सर्वेयर है, वो स्टैंडिंग है, 40 मीटर जो है ना दूरी पर खड़ा हुआ, डिस्टेंस पे खड़ा हुआ, टावर बीसी है, ठीक है। तो जैसे मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ, ये बीसी है, यहाँ से वो 40 मीटर अवे खड़ा हुआ है, और इसका पॉइंट का नाम ए है, ठीक है। और वही कह रहा है कि एंगल ए निकालिए, अगर इसकी वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू निकालिए अगर यहाँ पे tan थीटा लिखा है, tan थीटा कितना लिखा है, 3/4 लिखा हुआ। तो डियर अगर tan थीटा हमें गिवन है, तो थीटा हमने इसको माना, तो थीटा के सामने वाले को पी कहते हैं, और थीटा वाली लाइन को हमेशा बेस कहते हैं, और ये 90 है, 90 के सामने वाले को एच कहा जाता है, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू 3/4 है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा का, पी अपन बी होता है। तो 3/4, पी कितना दे रखा है हमें, बी सी, और बी क्या है, ए सी, तो 3/4, बी सी कितना है, पी, और ए सी कितना है 40। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब हिंदी मीडियम यही देख लो और चेक कर लो आंसर सही है गलत है। इसको इससे मल्टीप्लाई करा 4p, इसको इससे करा 120, तो p कितने का, 120 को 4 से डिवाइड करो तो कितना आ गया, 30 आ गया। 30 मीटर है तो मीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लिख देंगे, जो भी बोलेगा, तो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया,
ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे करा है? 30 मीटर आ गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो बिंदु P है इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को इस अनुपात में बांटता है। देखो ये वाला बिंदु इन दोनों के बीच में है, क्योंकि ये इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। इंग्लिश में देख लो क्वेश्चन क्या है। इसने बोला रेशियो फाइंड करने, ये जो P पॉइंट है लाइन सेगमेंट इन दोनों को किस किस हिस्से में बांट रहा है, किस पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अगर क्वेश्चन ध्यान से समझ लिया तो आप कर लोगे। देखो क्वेश्चन में ना बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि एकदम प्रेशर होता है एग्जाम का, तो बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, ये P पहले तो पहले लिख दिया, D बाद में तो D बाद में लिख दिया, C बाद में तो और बाद में लिख दिया। नहीं, ये दोनों D और C एक लाइन सेगमेंट है, तो D यहाँ पे है, C यहाँ पर है। पहले D बोले तो D लिखेंगे, -4,3 और C कितना है 2 - 4। ठीक है, हिंदी में समझ में आ गया। इसने बोला है D -4,3 है और C 2, -4 है, लिख दिया। ठीक है, अब इसने बोला है कि ये वाला जो पॉइंट है ना P, ये इन दोनों को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, ये एक हिस्सा ये बना रहा है, एक हिस्सा ये बना रहा है। इसे M1 मान लिया, इसे M2 मान लिया। P की वैल्यू में दे रखी है, हमें P की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर देखिए T, -2, T, -2। हमसे यहाँ पे ना इसने T की वैल्यू नहीं पूछी, हमसे अनुपात पूछा है। और जब हमसे अनुपात पूछा है, जब हमसे रेशियो पूछा है ना, हमसे क्या पूछा है, रेशियो। और जब रेशियो पूछा है तो रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। अब कई टीचर्स के रेशियो 1 से करवाते हैं, वो भी ठीक है, वो इजी लगता है बच्चों को। ठीक है, लेकिन मैं एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पर ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। ठीक है, ये x है, ये y है। ठीक है, हमें y की वैल्यू दे रखी है तो y वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमें x की वैल्यू दी होती तो x वाला फॉर्मूला लगाते। ठीक है, तो अगर दोनों की दी होती तो किसी का भी लगा सकते थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब y की वैल्यू ये दे रखी है तो y का फॉर्मूला लगाएंगे, m1 y2 m2 y1 m1 + m2। y कितना है, -2 है। ठीक है, अब ये m1 है, देखो m1 है, हमें m1 नहीं पता, m1 लिख दिया। y2 कितना है, -4 है, ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है ना, प्लस। ठीक है, ध्यान समझना। m2 कितना है हमें नहीं पता, m2 लिख दिया। y1 कितना है 3, यहाँ 3 लिख दिया। ठीक है, और m1 m2 पता है नहीं पता, m1 और m2 लिख दिया। ठीक है, अब इसके नीचे एक लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो ये इसको इससे भी कर दो, 4 × 1 = 4, 3 × 1 = 3, और 1 को इससे करेंगे तो सेम ही आएगा। ठीक है ना, अब -2 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, जब -2 से करेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। ठीक है, अब m1 एक तरफ कर लो, m2 एक तरफ कर लो, माइनस का जगह क्या हो जाएगा, प्लस का, माइनस के जगह क्या हो जाएगा, प्लस का। अब देखो 4 में से 2 के कितने बचे, प्लस के 2 बचे, और 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गए, प्लस के 5 हो गए। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे देखो क्या करना है। अब हमेशा m1 ऊपर लिखते हैं। ठीक है, m1 क्या लिखते हैं, ऊपर, और ये m2 नीचे चला जाएगा, और ये 5 यहाँ लिखेंगे, 2 इधर चला जाएगा। देखो इधर की तरफ m2 गया तो इधर की तरफ 2 जाएगा, तो रेशियो क्या होगी, 5:2 आ गई। ठीक है, जिन्होंने k रेशियो 1 से कर रखा है ना, तो वो उससे भी कर सकते हैं, आंसर यही आएगा, 5:2 ही आएगा। ठीक है, k रेशियो 1 जो है ना, उससे प्रैक्टिस कर लेना, वो भी मैं आपको और वीडियोस में करवा दूंगा। ठीक है, ये है कि हर जगह अप्लाई हो जाता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रहती, एक ही तरीका है, नए तरीके बच्चों को सीखना नहीं पड़ता है। जिनका एक्सपीरियंस हो जाता है फिर वो जैसे मर्जी कर ले। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, तो इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया। अब ये कह रहे 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो सभी पर एक चित्त
सभी पर चित्त आने वाली प्रायिकता निकालनी। एक चित्त नहीं बोला, ठीक है, सभी चित्त बोले हैं इसमें, ठीक है। यहाँ बोला कि ऑल हेड्स आएंगे, ठीक है। जब 3 बार फेंकेंगे तो देखो, जब 3 बार फेंकें या 4 बार फेंकें या 10 बार फेंकें, आपको सैंपल स्पेस बनाना आना चाहिए। अगर सैंपल स्पेस बना लोगे तो आप इजीली कर लोगे। 3 बार हेड लिख दो, ठीक है, या इस तरीके से बना लो, ठीक है। अब मुझे एक्सपीरियंस है, मैं आसान तरीका बताता हूँ। अब आपको पता है जब सिक्के को 3 बार फेंक रहे तो या तो हेडर आ सकता है, हेडर टेल आ सकता है। तो कैसे शॉर्टकट में बनाते हो, तो 4 बार हेड लिख लो, 4 बार टेल लिख लो, फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, ठीक है, फिर 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। अब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब जिसका एक्सपीरियंस है वो सीधे सीधे लिख लेगा, जैसे मैं अभी लिख रहा था, पर मुझे तो सिखाना है ना। तो आप देख लो, जब एक सिक्के को 3 बार फेंको या 3 सिक्के को 1 बार फेंको, इनसे बाहर नहीं आएगा। हो सकता है कि पहले हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, हो सकता है तीनों में टेल आ जाए, हो सकता है तीनों में हेड आ जाए, ठीक है। तो सैंपल स्पेस से पता लग जाता है कि अपोन में क्या लिखना है, 8 लिखना है, क्योंकि टोटल 8 है, ठीक है। अब इसमें मतलब ऑल हेड्स, और ऑल हेड्स कितनी बार है, ऑल हेड्स कितनी बार है, 3 बार हेड एक ही बार तो आ सकता है टोटल 8 में। सैंपल स्पेस का मतलब होता है कि कितने तरीके से वो चीज हो सकती है, इतने तरीके से हो सकती है। और उसने बोला ऑल हेड आएंगे, ऑल चित आएंगे, सभी चित आएंगे। तो ये 3 मत लिख देना यहाँ पे, ये 3 हेड 1 2 3 4 5 6 7 8 में से केवल एक बार आया है। ये बच्चों को गलती हो जाती है, इसलिए थोड़ा इस पर मैंने टाइम लगा दिया, नहीं तो बच्चे देखते इस पर टिक कर देते हैं, इनका एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। आप ये मत कहिए कि सर आपने इतना टाइम लगा दिया, ठीक है। समझाना और करना अलग है ना, ठीक है। समझ आ रहा है, ओके हो गया। अब 17 क्वेश्चन देखो, 17वां देखो, 17वां। तो ये कह रहा है अगर साइन थीटा की वैल्यू ये है तो फोर्थ साइन थीटा किसके बराबर होगा, ठीक है। अब देखो, देखो जैसे ऐसा क्वेश्चन देखो, जैसे ही देखो, ठीक है, आप फटाफट ट्रायंगल बना लो शॉर्ट में, जल्दी जल्दी। तो यहाँ थीटा लिख दो, और साइन थीटा लिखा है, कोस थीटा जो भी लिखा है उसका फॉर्मूला लिख दो, क्या होता है, पी अपन में एच होता है। आपको फॉर्मूला शॉर्ट में याद कर लो, देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर होले, ये आपने याद किया, वो जैसे मर्जी याद किया होगा, ठीक है। तो ये होता है साइन थीटा का, ये होता है कोस थीटा का, टैन थीटा का। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कोट थीटा होता है। तो जैसे साइन थीटा बोला तो इसमें से देख लो क्या फॉर्मूला है, पी अपन में एच, पी अपन में एच, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब पी किसे मानेंगे, मैंने क्या कहा था, थीटा है, जहां थीटा होता है उसके सामने वाले को पी बोलते हैं, 1 दे रखा है, और 90 के सामने वाले को ऐसे बोलते हैं, 3 दे रखा है। तो ये निकालना है आपको, जैसे जैसे क्वेश्चन आ जाए फटाफट निकाल लो, इसको निकालो जल्दी से। ये ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो। जब भी 90 डिग्री होता है तो पाथागोरस प्रॉपर्टी लगाते हैं, और पाथागोरस प्रॉपर्टी के फॉर्मूला याद कर लो, एच का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। एच कितना है, 3, बेस कितना है हमें पता नहीं है, परपेंडिकुलर कितना, 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, बेस का स्क्वायर ये 1 हो गया, 9 प्लस का 1 माइनस का हो गया, 9 में से 1 गया 8 हो गया, तो स्क्वायर जाके रूट बन गया। अब 8 का रूट का तो 2 रूट 2 होता है, कैसे, ये 8 है, 2 चौके 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 में से 1 2 हो गया, ये बचा, तो ये बाहर हो गया, अंदर ही रह गया, ये हो गया। जैसे क्वेश्चन देखो फटाफट कर लो। अब बच्चे माइंड में सोल्व कर लेते हैं कि 3 3 9, 9 में से 1 8, 8 का सीधा 2 रूट 2 लिख देंगे, अगर एक्सपीरियंस हो जाए तो, नहीं तो ये करने लगोगे जब पहली बार कर रहे होगे, ठीक है। अब इससे पूछा है साइन थीटा निकालो, तो बच्चों आगे मल्टीप्लाई 4 भी कर रहा है, तो अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा एच अपन में बी, तो एच अपन में बी लिख लूंगा मैं, ठीक है। तो 4, एच कितना है बताओ, एच कितना है, 3, यहाँ लिख दूंगा, और बी कितना है, थीटा वाली लाइन को बी बोलते हैं, तो बी कितना निकाला था, 2 रूट 2 निकाला था, तो यहाँ पे 2 रूट 2 लिख दूंगा, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो 2 से कट गया, 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसका रेशनलाइज कर देंगे, क्या कर देंगे, रेशनलाइज। जब नीचे रूट होता है तो इसी को ऊपर गुणा कर देते हैं, इसी को नीचे गुणा कर देते हैं, तो 3 रूट 2
दो दो रूट दो एक दो बन गया, ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और 2 भी बच रहा था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 से 2 कट गया, तो 3 रूट 2 आ गया। अच्छा एक शॉर्टकट तरीका बताऊं, देखो हर रकम में 2 रूट होते हैं, तो रूट 2 में से एक रूट 2 कट जाएगा, तो 3 रूट 2 है, सीधा आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा करो उतना कन्फ्यूजन होती है। शॉर्टकट थोड़ा सीखो, मेहनत करो, आ जाएगा, ये आंसर आ गया सी। ठीक है, 17वें का आंसर क्या आ गया हमारा, सी आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वें पे आ जाओ। ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक जोड़ा जो निकालोगे आप वो प्राइम नंबर का निकलेगा अगर 2 डाइस फेंकी जाती हैं, डाइस। ठीक है, अगर 2 डाइस फेंकी जाती हैं तो ये कह रहा है कि जो आप निकालोगे ना अभाज्य संख्या को जोड़ा निकलेगा, युग्म निकलेगा प्राइम नंबर का। तो मैंने क्या कहा था, कोई भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आ जाए, आप सैंपल स्पेस बना दो। तो सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे, 1 1 1 1 1 1 6 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 बार क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एक डाइस में 6 नंबर तक ही होता है। क्योंकि हो सकता है 1 1 1 आ जाए, हो सकता है 2 2 2 आ जाए पहले, हो सकता है 3 3 आ जाए, हो सकता है 4 4 आ जाए, हो सकता है 5 5 आ जाए, हो सकता है 6 6 आ जाए। 1 2 3 4 5 6 ये बनाने का तरीका है। इससे बाहर आप 2 डाइस को फेंक के देख लो, बस डाइस आपकी खराब नहीं होनी चाहिए, आप देखोगे इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सबसे आसान तरीका बताया मैंने आपको। ठीक है, जिनको आता है वो वेरी गुड, जिनको नहीं आता उनको भी वेरी गुड, क्योंकि वो सीख रहे हैं। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब देखो, अब 2 पासे को फेंक लो एक बार, या एक पासे को 2 बार फेंक लो। हो सकता है पहले पे 3 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, हो सकता है पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है, अब हमें पता लग गया कि नीचे 36 आएगा, ये पता लग गया। ठीक है भाई, बेसिक वाले बच्चों ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी काफी आती है एग्जाम में। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो देखो इसने बोला है कि आपको पेयर लेना है प्राइम नंबर का, क्या लेना है, प्राइम नंबर का आपको जोड़ देना है। तो देखो यहाँ पर 1 लिखा आ गया, तो 1 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है, काट दो। 4 लिखा आ गया, ये भी प्राइम नंबर नहीं होता, काट दिया। 6 ये भी कट गया, अब बचे ये। ठीक है, अब सुनो, यहाँ 1 लिखा आ गया, तो ये भी कट गए। ठीक है, यहाँ पर 6 लिखा आ गया, ये भी कट गया। यहाँ पे 4 लिखा आ गया, ये भी कट गए। बचे क्या, ये भी प्राइम नंबर है दोनों, प्राइम नंबर 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 प्राइम, हाँ ये तो कटा हुआ है प्राइम नंबर। तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9/36 डिवाइड कर दो, 9 से कट रहा है, तो 1/4 आंसर है। ठीक है, समझ में आ गई, तो 1/4 आंसर है। ठीक है, समझ में आया, कैसा लगा तरीका बता देना कमेंट करके। ठीक है, कमेंट से काफी मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, अब आ जाओ 19 क्वेश्चन पे। ये कह रहा है एक पेयर ये है, ये कह रहा है इसका यूनिक सॉल्यूशन है ये कह रहा है जो ऊपर की इक्वेशन है नहीं वो पैरेलल लाइन की है। ठीक है, देखो हम जो ये यूनिक इक्वेशन वगैरह पढ़ भी रहे हैं ना, हम वो पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन में, यहाँ पे इन्होंने ना एक क्वाड्रेटिक में दे दिया है। ठीक है, तो आपको बता दूं, ऐसा क्वेश्चन कोई भी आ जाए ना ऐसा रीजन वाला, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ता है कि दोनों ट्रू है या नहीं है। अच्छा देखो, फायदा हमें मिल गया हिंदी मीडियम की वजह से। कैसे मिल गया, यहाँ पे इन्होंने पावर नहीं लगाई, यानी कि इंग्लिश मीडियम में गलत प्रिंट हो गया है, तो ये हटा दो। ठीक है, चलो हमें फायदा होगा, पता लग गया, क्योंकि हमें तो पता है हमारे कोर्स में तो लीनियर है, क्वाड्रेटिक में तो था ही नहीं। चलो अब हमें पता लगाना है कि ये अद्वितीय है या समांतर है। जब भी एसेशन रीजन वाला आए सबसे पहले पता लगाया करो कि ये ट्रू है फॉल्स है। ठीक है, तो इसको पता लगाने का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट देखो, इसकी वो लिख लो, ये 3 है, इसके आगे -1 है 1 है, तो मैं अब सीधा कर रहा हूँ, A1 अपन में A2 बताया था ना मैंने, 3 है -1 है और 1 है। ठीक है,
A1 B1 और C1 बटे में कौन है A2 B2 C2, A2 B2 और C2 लिख दिया। अब इसे सॉल्व करो, किससे कट रहा है 3 एकम 3 3 दूनी 6, ये आ रहा है 1/2, ये दोनों माइनस कट गए, ये आ रहा है 1/2, ये नहीं कट रहा, ये बराबर नहीं आ रहा, इस माइनस को ऊपर पहुंचाना था, एक बराबर नहीं है। ठीक है, अब चेक कर लो कि फिर क्वेश्चन में प्रिंटिंग आई है तो चेक कर लो कि भाई दोनों में सेम लिखा है ना बाकी, हाँ बाकी सारा सेम है। तो बच्चों जब एक लाइन मतलब एक बराबर आ जाए एक बराबर ना आए तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पैरेलल होगा, क्या होगा समांतर होगा। तो इसका मतलब ये गलत है और ये सही है, तो आर सही है और ये गलत है, तो कौन सा हो गया, आर सही है ए गलत है, तो इसका आंसर डी आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया, क्या आंसर आ गया इसका, डी आ गया। ठीक है, एमसीक्यू में डी लिखना है 19 का। अब आज जो 20 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन में बोला है, अभी हमें करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसने बोला है कि रेशो, पहले इंग्लिश में देखो ये, ठीक है पहले इंग्लिश में देखो, ये कह रहा है एक वर्टिकल पोल है और उसकी परछाई है, उसकी रेशो दे रखी है। ये कह रहा है अगर ऐसा होता है तो एंगल जो है 60 डिग्री का बनता है, हमें पता 60 का बनता है ठीक है, फिर मैं करके दिखाऊंगा। ये कह रहा है अल्टरनेट इंडियन एंगल जो होते हैं ना पैरेलल लाइन के, वो इक्वल होते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो डियर, जब ऊपर से नीचे देखते हैं ना तो ये ऐसे लाइन डाली जाती है जरूर, इसे डिप्रेशन बोलते हैं। तो ये जेड बन रहा है, तो ये 60 का है तो ये भी 60 का होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर इसकी रेशियो √3 1 है तो एंगल 60 का निकलेगा। क्या निकलेगा, 60 का निकलेगा। तो आप बताओ इसमें फॉर्मूला कौन सा होता है, tan थीटा का होता है, तो P/B होता है। तो tan थीटा P कितना √3, B कितना 1, तो tan थीटा √3 की वैल्यू tan थीटा में किसके बराबर होती है, tan 60 के होते हैं। tan से tan कट के थीटा कितने का आ गया, 60 का तो आ रहा है। तो आप देखिए ये बात भी सही लिखी है और ये बात भी सही लिखी है, पर एक बार बताओ ये जो बात लिखी है कि पैरेलल होगा, क्या कोई भी रेशियो दे रखी है उसका हमेशा 60 डिग्री आ जाएगा, नहीं ना, दोनों सही है, लेकिन इसका जो आंसर हमेशा 60 होगा, ये इसका रीजन नहीं है। तो हम किस पे टिक करेंगे, बी पे टिक करेंगे। ठीक है, अब एक बार हिंदी वाले देख लो। देखो इसने बोला है खंबे की लंबाई, खंबे की छाया की लंबाई की ये रेशियो दे रखी है। देखो ये ना हमें खंबा दे रखा है और ये इसकी परछाई दे रखी है, इसकी रेशियो √3 है। देखो पहले इसने क्या बोला है, पहले इसने खंबे की लंबाई बोली है तो यहाँ √3 लिखा है, फिर परछाई बोला है। अगर ये परछाई और फिर बोलता तो यहाँ 1 होता है, यहाँ √3 होता, तो फिर इसकी वैल्यू हमेशा 30 डिग्री निकलती। पर अगर ये रट लो ना, मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज रट लो, कुछ चीजें याद करने में फायदा है क्योंकि टाइम बचेगा। अगर √3 और 1 है तो हमेशा 60 डिग्री का एंगल बनेगा, अगर 1 √3 है तो हमेशा 30 डिग्री का एंगल बनेगा, और अगर दोनों बराबर है, ये भी √3 है ये भी √3 है, ये 8 है ये भी 8 है, ये 100 है ये भी 100 है, तो हमेशा एंगल 45 का बनेगा। कुछ चीजें हमें प्रैक्टिस से याद हो जानी चाहिए, ठीक है ना, टाइम बच जाता है। ठीक है, तो उसके बाद देखो इससे बोला अवनमन कोण है, ऊपर से नीचे देख रहा है, तो ये हमेशा जेड बराबर होते हैं। तो दोनों बातें सही लिखी हैं, लेकिन ये रेशियो अगर आए, ठीक है, इसका आंसर 60 है, तो इसका रीजन ये एंगल नहीं है, एंगल बराबर होना नहीं है, तो हम इसका आंसर क्या करेंगे, बी कर देंगे। दोनों सही, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। यहाँ पर बच्चों को ये दिक्कत हो जाती है, इस तरह एक्सप्लेनेशन है या नहीं, खुद सोचो ना, क्या इसका आंसर ये होना ये रीजन है क्या, नहीं ना, ऐसे थोड़ी होगा। ठीक है, तो ये मैंने पार्ट 1 आपको करवाया, बहुत अच्छे से बड़े प्यार से समझाया। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, आगे की पार्ट करवाता हूँ आपको मैं। ठीक है, वीडियो फिर ज़्यादा लंबी ना खींचे और आप आराम से तसल्ली से सीखें और आपका रिस्पॉन्स भी मुझे पता लग सके, फिर मैं उस क्लास को ज़्यादा मतलब वैल्यूज, मतलब जैसे वैल्यूज तो एक बच्चा भी दिख रहा है उसकी भी बहुत होती है, लेकिन थोड़ा सा ही हो जाता है ना। चलो अब इतना, अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर स्टूडेंट्स।